देश के सभी छात्र छात्राओं को आलोक कुमार सिंह का नमस्कार। कल मैंने काफ़ी प्रयास किया कि आपको वीडियो अवेलेबल करा सकूं, लेकिन अचानक दर्द उभरने के चलते मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और मैं सक्षम नहीं हो सका, इसलिए फिर से एक दिन का गैप आ गया। इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। आज का अध्याय है होम रूल लीग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बाद और असहयोग आंदोलन के पहले इस बीच की अवधि में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरा, उसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। शेष आंदोलनों से होम रूल लीग आंदोलन काफी अलग है, इस अर्थ में भी क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने का श्रेय एक महिला पर था और साथ ही वो महिला भारतीय मूल की नहीं बल्कि विदेशी मूल की थी। उनका नाम था एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड मूल की थी। आयरलैंड का शब्द है होम रूल, भारतीय मूल का शब्द नहीं, क्योंकि सबसे पहले आयरलैंड में ही होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल आंदोलन की योजना भी एनी बेसेंट ने ही बनाई थी। ये एनी बेसेंट के दिमाग की उपज थी। 1907 में जब कांग्रेस विभाजन हुआ था, उसके बाद से लेकर 1915-16 की अवधि तक कांग्रेस बिल्कुल शक्तिहीन थी, क्योंकि कांग्रेस पर जिन नरमपंथी नेताओं का प्रभाव था वे ब्रिटिश साम्राज्य के राजभक्त बने हुए थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई भी सशक्त आंदोलन तैयार करने के लिए उद्यत नहीं थे। स्वयं एनी बेसेंट ने महसूस किया था कि उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन हो चुकी है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई भी दबाव बनाने और कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने के लिए सक्षम नहीं है। 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो कांग्रेस की सजीवता छिन गई थी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस गर्मपंथियों के चलते ही सजीव बनी हुई थी और गर्मपंथी नेताओं के चलते ही स्वदेशी जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। जब गर्मपंथियों को बाहर कर दिया गया तो नरमपंथी तो कांग्रेस की स्थापना के समय से ही ब्रिटिश साम्राज्य के राजभक्त बने हुए थे। वे कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रुख अख्तियार करने के लिए तैयार कभी नहीं थे। एक तो गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, दूसरे जो नरमपंथी नेता थे वे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के सुधारों के जाल में फंस चुके थे। मार्ले मिंटो सुधारों के तहत विधान मंडलों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी और इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से नरमपंथी नेता चुनकर विधान मंडलों में पहुंच सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेताओं को वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अपेक्षा थी, यानी शासन में भागीदारी का जो हक है वह थोड़े अर्थों में ही, सीमित रूप में ही, लेकिन नरमपंथी नेताओं को जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके माध्यम से मिल चुका था। क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से विधानमंडलों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी और नरमपंथी नेता निर्वाचित होकर विधानमंडलों में पहुंच सकते थे। परिणाम स्वरूप जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने 1915 और 16 की अवधि तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई भी मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं किया, बिल्कुल शांत बने रहे। उनका वार्षिक अधिवेशन चलता रहा, लेकिन उससे अंग्रेजों को कोई भी परेशानी नहीं थी। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से छूटकर बाहर आए। एनी बेसेंट जाकर बाल गंगाधर तिलक से मिली। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत को स्वशासन दिलाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बनाना चाहती थी, ताकि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक नई जान फूंकी जा सके फिर से। जब तिलक बाहर आए तो एनी बेसेंट को लगा कि तिलक ही वो एक ऐसे नेता है जिनके साथ मिलकर भारत के राष्ट्रीय जीवन में नई जान फूंकी जा सकती है। एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि भारत को स्वशासन, होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, तो एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही संवैधानिक दायरे में रहकर भारत को स्वशासन दिलाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना, यानी सरकार पर दबाव बनाना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए। वास्तव में होम रूल आंदोलन जो आने वाले समय में एनी बेसेंट ने शुरू किया वो एक संवैधानिक आंदोलन था। जैसे गांधी जी का असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन
अंग्रेजों के सामने एक विकट स्थिति खड़ा कर देता था, क्योंकि इसमें कानून तोड़ा जाता था। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था, ये पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में था, क्योंकि एनी बेसेंट का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना नहीं था। एनी बेसेंट कभी नहीं चाहती थी कि भारत पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन एनी बेसेंट भारत समर्थक थी। उनकी इच्छा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही भारतीयों को खुद पर शासन करने का अधिकार मिल जाए। एनी बेसेंट का अंतिम उद्देश्य था, कुल मिलाजुला कर अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाए। उत्तरदायी सरकार मतलब एक ऐसी सरकार जो भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। मतलब आज जैसी हमारी संसदीय प्रणाली है, हमारी कोई भी जो केंद्रीय सरकार होती है वो भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात सांसदों के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक कोई भी विधेयक इन सांसदों के बहुमत से पारित नहीं हो जाता, तब तक उसे राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए नहीं भेजा जाता है, सलाह के रूप में। यानी जब तक विधानमंडल अनुमति नहीं देता है, तब तक सरकार कोई भी विधेयक पारित नहीं करवा सकती है। तो एनी बेसेंट भी चाहती थी कि भारत में एक ऐसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही भारत में एक ऐसे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जिसमें सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। और इस आंदोलन को छेड़ने के लिए एनी बेसेंट के सामने आयरलैंड का उदाहरण पहले से मौजूद था। तिलक जून 2014 में जेल से रिहा हुए थे। इसके अलावा 1915 में 2 नरमपंथी नेताओं की मृत्यु हो चुकी थी। ये 2 नरमपंथी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। इन दोनों नरमपंथी नेताओं की मृत्यु हो जाने से सरकार पर दबाव बनाने के लिए होम रूल आंदोलन शुरू करने हेतु परिस्थितियां भी अनुकूल थी, क्योंकि ये दोनों नरमपंथी नेता अगर जीवित रहते तो वे कांग्रेस के नेताओं को कभी भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की अनुमति नहीं देते। लेकिन इन दोनों नेताओं का स्वर्गवास हो गया था, इसके चलते सरकार पर दबाव बनाने हेतु परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने तिलक को अपने मिशन में शामिल किया। वास्तव में इस आंदोलन की पूरी कर्ता धर्ता एनी बेसेंट ही थी। तिलक उनके एक सहयोगी की तरह थे। ताकि भारतीय जनता को तिलक ने सफलतापूर्वक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया था। तिलक में नेतृत्व क्षमता थी, भारतीय जनता को प्रभावित करने की क्षमता थी। इसलिए एनी बेसेंट को कोई भी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि आंदोलन का चेहरा बनाया जा सके। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने तिलक को आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाया ताकि भारतीय जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से एनी बेसेंट का आंदोलन था। तो तिलक ने एनी बेसेंट ने दिखाने के लिए पहले तिलक के लीग की स्थापना करवाई ताकि भारतीय जनता को लगे कि आंदोलन तिलक द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। वास्तव में अगर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था तो एक संगठन चाहिए ना। बिना किसी संगठन के आप किसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन कैसे छेड़ सकते हैं, कैसे उस पर दबाव बना सकते हैं। तो एक संगठन की आवश्यकता थी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वराज प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए संगठन की आवश्यकता महसूस की और उसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। उसी संगठन को नाम दिया गया था लीग, होम रूल लीग। तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 के पुणे के बेलगांव में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की और इसके ठीक 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र कहां तक था, यानी तिलक को होम रूल आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य दिया गया था उनका क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार। फिर से देखिए, तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र मतलब तिलक को इन्हीं क्षेत्रों में अपने आंदोलन का प्रसार करने का जिम्मेदारी दी गई थी। तो तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक था, बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र था, क्योंकि बंबई में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने और राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट की थी। तो मुंबई एनी बेसेंट के जिम्मे था, लेकिन मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत मतलब वही मध्य प्रदेश और बरार भी मध्य प्रांत के दक्षिण का क्षेत्र, जो आधुनिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है ना, उसी के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं बरार। तो ये क्षेत्र तिलक की लीग के जिम्मे थे, जबकि शेष भारत
बेसेंट के कार्य क्षेत्र में था, अर्थात तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में होम रूल आंदोलन को तेज करने और उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट की थी। शेष क्षेत्रों में प्रचार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। बेसेंट ने अपने दो पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों पत्र एनी बेसेंट ने 1914 में शुरू किया था। कॉमनवेल्थ जनवरी 2014 और न्यू इंडिया जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को अपने संगठन का सचिव बनाया, यानी अपनी लीग का संगठन सचिव बनाया। किसको? जॉर्ज अरुंडेल को। बेसेंट की लीग की सर्वाधिक शाखाएं महाराष्ट्र में थी। ये सब पूछा जाता है। एनी बेसेंट की लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। बीपी वाडिया एक मजदूर नेता थे उस समय काल के, तो बीपी वाडिया जैसे मजदूर नेता ने भी लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब नेतृत्व की भूमिका में थे। एनी बेसेंट के अलावा नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कौन थे? बीपी वाडिया, जो कि मजदूर नेता थे। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो तिलक की होम रूल लीग की अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक लोकप्रिय हुई। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की सदस्य संख्या भी काफी बढ़ गई थी। एनी बेसेंट के लीग में मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखिएगा लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग लिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अब तक सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का जब भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रमुख राष्ट्रीय छवि वाले व्यक्ति थे, जो कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना अपने संप्रदाय के प्रति भावुक होते चले गए। इसका परिणाम था भारत का विभाजन। तो ये प्रमुख व्यक्ति एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन एक प्रमुख संगठन था उस समय, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, है ना? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले की तो 1915 में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी अधिकतर सदस्य नरमपंथी विचारों वाले थे। एनी बेसेंट नहीं चाहती थी कि नरमपंथी विचारों वाले लोग हमारे आंदोलन में भाग लें, क्योंकि उनका जो आंदोलन था पूरी तरह से गर्मपंथी नेताओं द्वारा सफल बनाया जा रहा था, जिसके प्रमुख नेता थे तिलक। क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य था सरकार पर दबाव बनाना, और गोखले या उनका समर्थक कोई भी व्यक्ति सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मैंने शुरू में ही बताया, यहाँ फिर से स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, क्योंकि एनी बेसेंट भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिलाना चाहती थी, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्ति हेतु संवैधानिक दायरे में रहकर, यानी संवैधानिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाना, है ना? कैसा स्वशासन? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। तो होम रूल आंदोलन के दौरान ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। उस प्रसिद्ध नारे का नाम बताइए। तिलक का जो सबसे प्रसिद्ध नारा था वो होम रूल आंदोलन के दौरान ही दिया गया था, उसका आप लोग नाम बताइए कमेंट में। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण जैसे जैसे होम रूल आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती जा रही थी, लोग लीग में प्रवेश पा रहे थे, आंदोलन लोकप्रिय होता चला जा रहा था, सरकार के खिलाफ दबाव बनाया जा रहा था। उसी समय सरकार ने चिंतित होकर एनी बेसेंट, वीपी वाडिया और उनके संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि सरकार को वापस कर दी। नाइट की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती थी, तो गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। ये सवाल पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। इस आंदोलन से होम रूल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये रहा कि इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में नरमपंथी नेताओं का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण नेता इनका स्वर्गवास हो गया था, मृत्यु हो गई थी।
उसका भी प्रभाव था। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में नरमपंथी नेताओं के प्रभाव का सूर्यास्त हो गया था और कांग्रेस पर एक बार फिर उग्रवादियों का नियंत्रण हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1907 के सूरत विभाजन और मार्ले मिंटो सुधारों के बाद से कांग्रेस वैसे ही ठप पड़ी हुई थी। नरमपंथियों के नियंत्रण में कांग्रेस पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। 10 साल बाद कोई आंदोलन अगर खड़ा हुआ था तो गरमपंथी नेताओं के दम पर खड़ा किया गया था। होम रूल आंदोलन ने वास्तव में नरमपंथी भारतीय राजनीति में, इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में नरमपंथी नेताओं की प्रासंगिकता ही लगभग समाप्त कर दी थी। एक बार फिर गरमपंथी नेताओं ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की। यही कारण था कि कांग्रेस पर एक बार फिर से उग्रपंथी नेताओं का प्रभाव स्थापित हो गया था, तिलक जैसे। एनी बेसेंट को इस आंदोलन की सफलता को ध्यान में रखते हुए ही एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में ही एनी बेसेंट ने घोषणा की थी कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। वास्तव में एनी बेसेंट इस समय अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। एनी बेसेंट इस आंदोलन के बाद धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जैसे जैसे महात्मा गांधी का आगमन हुआ और उनका प्रभाव बढ़ता चला गया भारत के राष्ट्रीय जीवन में, उसके बाद धीरे धीरे एनी बेसेंट महत्वहीन होती चली गई। यानी एक समय काल भारतीय राजनीति में ऐसा था जिस समय एनी बेसेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन 1917 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन हुआ, एनी बेसेंट का प्रभाव कम होता चला गया। वैसे भी एनी बेसेंट भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कराने के पक्ष में नहीं थी और न ही उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो कोई आंदोलन चलाना चाहती थी, जबकि महात्मा गांधी संवैधानिक दायरे में रहकर कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। महात्मा गांधी के प्रत्येक आंदोलन का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज और उनका माध्यम था सत्याग्रह। यानी हम सत्य का आग्रह करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हम अगर कानून भी तोड़ना हुआ तो तोड़ेंगे। ये महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधारा थी। मॉन्टेग्यू घोषणा, वास्तव में मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ही मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। मॉन्टेग्यू कौन था? जिस तरह से इसके पहले मार्ले मिंटो सुधार हुआ था तो उसमें जॉन मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव का पद लंदन में होता था, है ना, ब्रिटिश संसद द्वारा गठित किया गया था भारतीय मामलों की देखरेख के लिए। तो उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, इनका पूरा नाम था एडविन मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी? एक तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता और भारतीय नेताओं ने सरकार का समर्थन किया था, क्योंकि सरकार उसमें बुरी फंसी थी। विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड विश्व युद्ध में फंसा हुआ था और उसमें भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। भारतीय जनता ने बढ़ चढ़कर सेना में अपनी भागीदारी की थी ताकि इसमें हम सरकार को अपनी ही सरकार है इसको सहायता दी जा सके। तो परिणामस्वरूप उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ने भारतीयों को सांत्वना देने के लिए निर्णय लिया कि कुछ संवैधानिक सुधार फिर से होने चाहिए। इसके पहले संवैधानिक सुधार हुए थे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में, जिसमें विधानमंडलों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। उस संवैधानिक सुधार को और आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने एक उदार छवि वाले भारत सचिव की नियुक्ति की। उस भारत सचिव का नाम था एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू भारत समर्थक थे, उन्हें भारतीय भावनाओं की कद्र थी। भारत में जो राष्ट्रीय भावनाएं थी उसकी भी हितैषी थे और उसकी चिंता करते थे। तो एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्रमिक रूप से स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना है। स्वशासी संस्थाएं क्या होती हैं? जो खुद से खुद पर शासन करें। नियंत्रण तो ब्रिटिश सरकार का रहेगा ऊपर के स्तर पर। ऊपर के स्तर पर भारत पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का होगा, लेकिन निचले स्तर पर शासन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों द्वारा किया जाएगा। तो उन्होंने एक सुखद घोषणा की उस समय के वातावरण में। ये घोषणा थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य, इसके शब्दों पर जाइए, भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, अर्थात भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। एक ऐसी उत्तरदायी सरकार जो कि
भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार होगी और साथ ही भारत में नौकरशाही भी भारतीयों द्वारा मिलकर बनेगी। अभी तक क्या था, भारत में नौकरशाही क्या थी, अंग्रेजों द्वारा मिलकर बनती थी। यानी एक ऐसी सरकार जो कि भारत द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो और साथ ही भारत में नौकरशाही भी भारतीय होगी। इस आशय की घोषणा मॉन्टेग्यू ने की। तो एनी बेसेंट ने इस घोषणा का स्वागत किया। एनी बेसेंट एक तरह से उनका जो उद्देश्य था मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद काफी हद तक पूरा हो रहा था एनी बेसेंट का। और इसी समय तिलक लंदन चले गए। इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक है, उसके लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए तिलक लंदन चले गए और इस प्रकार यह आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो गया, क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति था और स्वशासन प्राप्ति के संदर्भ में मॉन्टेग्यू घोषणा की जा चुकी थी। तो इस आंदोलन को चलाने का कोई खास उद्देश्य उस समय नहीं रह गया था। तिलक लंदन चले गए थे। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक को यह बात बुरी लगी थी, यानी जिस समय एक आंदोलन अपने शिखर पर हो उसी समय उस आंदोलन को छोड़कर लंदन में मुकदमा करने चले जाना, वास्तव में ये तिलक की एक अदूरदर्शिता थी। यही कारण है कि तिलक, महात्मा गांधी के आगमन के बाद तिलक या उनके जैसे जो समर्थक लोग थे, गर्मपंथी नेता, धीरे धीरे भारतीय राजनीति में महत्वहीन होते चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक नया आदर्श रखा था और वो आदर्श था सत्याग्रह का। यानी सत्य पर अडिग रहेंगे, उस पर कोई कुछ भी कहे हमें जेल भेज दे। जबकि तिलक को अपने ऊपर आरोप पसंद नहीं आते थे। तिलक आरोप के खिलाफ मुकदमा करने लंदन भी जा सकते थे। महात्मा गांधी और तिलक में ये मूलभूत अंतर था। वास्तव में एनी बेसेंट द्वारा इस मॉन्टेग्यू घोषणा का स्वागत किया जाना और तिलक का लंदन चले जाना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया, दो लाइन में यहाँ पे, लेकिन ये सब कुछ इतने आसानी से नहीं हुआ। इसके बाद क्या गतिविधियां रही, कांग्रेस की मॉन्टेग्यू घोषणा के प्रति प्रतिक्रिया क्या रही, मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद क्या कुछ हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मतलब जैसे हम भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। उसी तरह 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1919 के भारत परिषद अधिनियम को ही हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद उन्होंने जो घोषणा की थी उस पर एक रिपोर्ट जारी करेंगे ना, तो उस रिपोर्ट को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और उसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन और उसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम और उसके बाद रॉलेट एक्ट, इन गतिविधियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।